हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए जो अभी अब मेरा सीरीज चल रहा बोर्ड के लिए, बोर्ड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2022 है ना। और इसमें सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो ये साल हो रहा 2022 बहुत ही बेहतरीन साल हो और आने वाला जो वक्त हो ना आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर आए। और आपके जो एग्जामिनेशन है फैब में, तो वो एग्जामिनेशन भी आपका बहुत ही बेहतरीन जाए। हमारे साथ आप बने रहिए। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही यहाँ से आप जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा नहीं लगता है। ये भी जरूर आप बताएं कि आपको कौन सी चीजें लगती है। चलिए हम आपको सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर के बाद हम 5 मार्क्स पे चलेंगे। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप इसे कमेंट बॉक्स में भी जाकर लिंक को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला आपसे, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर व्हाट इज द करंट डेंसिटी या व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी, क्या होता है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव भी आ गई तो आपसे वहां पर वो छूटेगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि करंट डेंसिटी क्या होता है। अगर आप हिंदी और बेसिक लैंग्वेज में समझे करंट डेंसिटी को कि यूनिट एरिया से जितना करंट पास करता है किसी कंडक्टर में, वो उसका क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। कहा, यूनिट एरिया से, है ना। यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा किसी भी कंडक्टर में वो उसका करंट डेंसिटी कहलाएगा। अब देखिए क्या, द करंट पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया is called ऐसे आप बोल सकते हैं the amount of current passing through the unit area is called current density। करंट डेंसिटी बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं और क्या हो जाएगा यहाँ पर करंट बाय एरिया, है ना, करंट बाय एरिया। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय A। दिस I बाय A अगर यूनिट हो जाए, जो स्टार्टिंग हमने बोला कि यूनिट एरिया से अगर करंट पास कर रहा है, वो अगर आप एरिया को 1 मान लीजिए तो करंट जो पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट वो डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है J बराबर I बाय A, J बराबर I बाय A, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो करंट डेंसिटी है J बराबर I बाय A, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आपके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे लाइक दिस, J बराबर समथिंग I बाय A, J बराबर A बाय A, A बाय I, J बराबर A इंटू आई और J समथिंग ऐसे गिवन होंगे। तो आपको ये चीज याद रखना है कि डेंसिटी बराबर J बराबर क्या होता है, I बाय A। ये ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा है कि करंट डेंसिटी का यूनिट बताइए, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अगर आपसे यहाँ पर SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी पूछा तो आप क्या बोल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है करंट डेंसिटी का, कौन सा, करंट बाय एरिया। तो करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, है ना। करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो हम SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A-2। तो आपके ऑप्शन में जो गिवन हो, A फॉर एम्पियर, यहां पर A फॉर एम्पियर, लेकिन यहां A फॉर एरिया। ठीक है, एम्पियर को भी हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना। अगर आप लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन, फिर ये एक्सप्रेशन, और फिर एरो डाल के आप यहाँ पर यूनिट लिखेंगे। तो इससे आपके जो एग्जामिनेशन में है वो नंबर इजीली आसानी से मिल सकते हैं। जितना आप फ्रेश लिखेंगे उतना आपको चांस ये ज्यादा आपके पास होगा कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। पूछा करंट डेंसिटी, हमने लिखा करंट डेंसिटी द अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर दैट इज द करंट डेंसिटी। तो ये चीजें लिखा, फिर हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, एक सीक्वेंस में। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, चीजें पता होती है, आता है, एग्जाम में मार्क्स कमाते हैं, रीजन प्रॉपर्ली लिखना नहीं आता। किस तरह से हम कॉपी में लिखे, किस हिसाब से, और जब भी लिखे ये सोच कर लिखे सामने वाले को कुछ नहीं आता, आप हर बात को वहां पे मेंशन करें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोला यहाँ पर कि आप मोबिलिटी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, है ना। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी एंड ये नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोला, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी एंड राइट इट्स यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप YouTube, ये जो वीडियो है YouTube से अलग कन्विंसिंग तरीके से, कितने बच्चों को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि YouTube पे जो वीडियो होते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप एग्जाम के बाद जरूर हमारे जितने क्वेश्चंस थे उसको मिला रहे और एग्जाम के पेपर को आप पलट के देखेंगे तो आप रियली शॉक कर जाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस सीरीज, ये पूरा क्रैश कोर्स के पूरे क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, इसलिए हम 2 मार्क्स और 5 मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द, क्या मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और आप इस बात को रियलाइज करेंगे आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि मोबिलिटी को बताइए और इसके यूनिट को बताइए, ठीक है। क्या बोला, मोबिलिटी बराबर क्या होता है। देखिए मोबिलिटी क्या होता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, दैट इज द मोबिलिटी कहलाता है। क्या बोला, क्या बोला यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी को अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो VD बाई ई लिखते हैं। इस मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, मोबिलिटी को म्यू, दिस इज द म्यू इज इक्वल टू VD बाई ए। VD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मोबिलिटी बोलते हैं। और यहां पर एक और चीज पूछा आपसे, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितना भी चीज हम आपको बता रहे हैं, जितने भी सारे चैप्टर के SI यूनिट है, आप अगर याद रख लिए तो आपके जो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव है वहां पर आपको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर S माइनस V माइनस 1, ये आपके यूनिट होते हैं। दिस S माइनस 1, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर S इंटू V, आप इसको S इंटू V भी लिख सकते हैं, या मीटर स्क्वायर S माइनस इनवर्स V इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता, नहीं पता तब रट्टा मार लो एग्जाम में लिखने के तरीके। पहले आप अगर इस टाइप के 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे, पहले अगर जिसमें एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेशन लिखे, जिसमें यूनिट है उसको यूनिट लिखे, और अगर नहीं पूछे तो आप पहले डेफिनेशन एरो डाल के फर्स्ट में आप डेफिनेशन लिखे प्रॉपर्ली वे में, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप PDF हमारे दिए गए इस नंबर पर 851099 4774 पर आप इसका PDF मांग सकते हैं, वहां पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और अगर आप दरभंगा में है, दरभंगा से देख रहे हैं, तो आप इसकी हार्ड कॉपी आप जरूर जो है
आप हमसे ले सकते हैं आकर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको वो भी अवेलेबल, उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए, तो ये आपकी मोबिलिटी की कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है ना? ओहमिक कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर या नॉन ओहमिक कंडक्टर है ना, इसके बारे में बताइए कि ओहमिक कंडक्टर का क्वेश्चन नंबर 3। आप अगर इस वीडियो को जरूर फॉलो कर रहे होंगे, हमारे वीडियो को चैप्टर 1 चैप्टर 2 को, तो आपको इस बात को रियलाइज हो गया होगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, लेकिन जितना भी करते ऑथेंटिक क्वेश्चन वही एग्जाम में आएगा। अगर आपकी अभी भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो रही फिजिक्स में, कुछ भी नहीं हुई ना, टेंशन नहीं लीजिए, जितना हमने करवा दिया उसको रट्टा मार लीजिए, गारंटी है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करेंगे एग्जामिनेशन में। क्या बोला, ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं? देखिए, नाम से लग रहा, आप नाम से पकड़िए, इसका नाम है ओहमिक, इसका नाम है नॉन ओहमिक। तो ओहमिक में आगे देखिए ये ओम है ना, आगे में क्या है ओम और आईसी लगा हुआ, आईसी, आईसी मतलब आईसी है ना, आईसी। तो ओम्स लॉ आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? तो आप इस कंडक्टर को ध्यान से देखिए, डेफिनेशन रट्टा मारिए, यहाँ पर अपने दिमाग से रट्टा मारिए, अकल से रट्टा मारिए। ओम, ओम आईसी मतलब ओम के जैसी है ना, ओम के जैसी, तो मतलब ओम के जैसी मतलब, ओम के जैसी मतलब जो चीज वो कर रहा है उसको फॉलो करने वाला। तो ओम्स लॉ बोल के गए, ओम्स लॉ ने बोला कुछ, क्या बोला, तो क्या इसका डेफिनेशन वैसे बोल सकते हैं कि वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, क्या करता हो, फॉलो करता हो है ना, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, उसके जो रूल्स है, क्या बोला, V बराबर IR है ना, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना हम पोटेंशियल जो अप्लाइड, जो उसमें करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के। यही बोला ओम्स ने, क्या बोला, V बराबर IR, दिस इज द ओम्स लॉ। यस ना, तो क्या बोला, वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है या उस चीजों को ओबे करता है, जो उसका रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करता है, तो वैसे कंडक्टर को हम लोग ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरा कौन सा, नॉन ओहमिक। देखिए पहले ही नहीं लगा हुआ, नॉन मतलब नहीं, पहले ही नहीं लगा हुआ है, तो वैसा कंडक्टर जो डू नॉट फॉलो, एकदम भाई साहब अपने ही टसन में रहते हैं कि हम कंडक्टर है, लेकिन हम जो है फॉलो नहीं करेंगे किसको, ओम्स लॉ को है ना, ओम्स लॉ को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो वैसे कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर। और वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर में। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे, राइट अबाउट द ओहमिक कंडक्टर या व्हाट इज ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, 2 मार्क्स में आप लिखे वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता, ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर क्या होता है ना, क्या बोला, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। अगर आपसे ये पूछा 2 मार्क्स में, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर क्या है। और अगर आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी यहां से आते हैं कि इसका डिजिट क्या होता, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा कंडक्टर है, ये इस तरह का होता है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पर ये रेसिस्टर, इट इज आल्सो कंडक्टर था,
रेसिस्टर कंडक्टर ही होता है ना, जिसमें अब मान लीजिए हम, अब ये 100% ही हो, जिसमें करंट फुल्ली पास ही नहीं हो तो वो कंडक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हम मान के चले ये कंडक्टर, कलर कोड, कार्बन रेसिस्टर, इस पर ये बने रहते कलरफुल, कलरफुल ये ना बने रहते, डिजाइन बोल सकते हैं। तो पहले जो दो सर्कल्स बने रहते ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और जो लास्ट के 2 है, ये जो नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और इसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। ये बात तो सही। सर क्वेश्चन आता कैसे? क्वेश्चन एक टेबल आता है, टेबल आपको बनाना, कलरफुल टेबल। अब कौन कौन से कलर होते हैं, एक ट्रिक आपको देते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, टेबल आप आसानी से बना लीजिएगा। कौन सा ट्रिक है सर? तो एक ट्रिक क्या है? तो ट्रिक बोला बीबी रॉय, है ना, बीबी रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपका ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे बना ये देखिए। कलर कहां से मिलेगा सर? बीबी रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है। बीबी से क्या सर? ब्लू ब्लैक नहीं, ब्लैक ब्राउन, ऐसे याद रखना सर, ब्लैक नहीं। याद कैसे रखना सर? कहां से? खुद है ब्लैक, वाइफ चाहिए वाइट। क्या है? खुद है ब्लैक, सर ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, बस याद रखने के लिए। बीबी रॉय हैज ए ग्रेट, ग्रेट का जी लेंगे, जी फॉर ग्रीन। और इस बी का ब्लू लेंगे। यहां पर आज ब्लू है, पानी पानी, ब्रिटेन में जाके समुद्र में नहाएंगे तो ब्लू। वायलेट, ग्रे, सॉरी यहां पर ग्रे बोल सकते हैं, ठीक। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीन। और वेरी गुड वाइफ, तो जी फोर क्या होता है? यहां पर देखिए, ये जी फोर दिस ग्रे है ना, जी फोर ग्रे। और ये डब्ल्यू फोर क्या? यहां पर वाइट, क्योंकि वाइफ तो वाइट ही चाहिए, है ना, सबको वाइफ तो वाइट ही चाहिए। तो डब्ल्यू फोर वाइट। और यहां पर वी फोर क्या भाई साहब? वायलेट, है ना, वायलेट, वी फोर वायलेट। बीबी रॉय है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। अब सर नंबर बताइए। अब एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते नहीं, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते। ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपसे पूछ दिया कि भाई साहब ये रेड है, इस रेड का आप हमें कलर कोड बताइए, कोडिंग बताइए कैसा। तो देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर आप 10 नंबर याद रखिए। कहां से? 0 से लेकर 9 तक गिनती कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट, इतना याद रखिए। अगर आपसे पूछा, देखिए ये ब्लैक है तो 0, ब्लू है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, करेक्ट। ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट है तो 7, ग्रे है तो 8 और व्हाइट है तो 9 नंबर का। अब आपसे कोई सा भी कलर का नंबर पूछ दे कि रेड का कलर कोड में कितना कोडिंग होता है, रेड कलर का कौन सा कोड है, व्हाइट का कौन सा कोड है, ग्रे का कौन सा कोड है, ग्रीन का कौन सा कोड है, ऑरेंज का कौन सा कोड है, येलो का कौन सा कोड है, तो आप याद कैसे रखेंगे? बीबी रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या नाम याद रखिएगा? बीबी रॉय। हमारे साथ दोहराइए, बोलिए, है ना, बीबी रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए बी फॉर ब्लैक याद रखना स्टार्टिंग में।
खुद है ब्लैक, वाइफ चाहिए वाइट, खुद है ब्लैक, वाइफ चाहिए वाइट, तो B फॉर ब्लैक, W फॉर वाइट। और बीच में आप ब्लैक के बाद ब्लैक जैसा दिखने वाला कौन सा, ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे और W फॉर व्हाइट। नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से आप सीक्वेंस में ऐसे याद रखिएगा। आपसे हर साल के क्वेश्चन बैंक को आप पलटिए, बिहार बोर्ड के जितने क्वेश्चन बैंक है, आपको ये चीज भाई साहब दिखेंगे, कोई ना कोई कलर आपको कोडिंग करता हुआ दिखेगा। गलतियां नहीं कीजिए, नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, है? नंबर यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, देखिए 0 1 2 3 4। बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि अगर रेड का पूछा तो 3 लगा देते, बोलते हैं अच्छा 1 2 तीसरे नंबर पर। नहीं भाई साहब, 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा, 0 1 2, रेड इज 3, सॉरी 2, रेड इज 2। ऑरेंज आपसे पूछा ग्रीन, ग्रीन कौन सा नंबर पे है, आप गिनती कर लीजिए। आपसे पूछा ब्लू कौन सा नंबर पे, काउंटिंग कर लीजिए। माइंड में नहीं आता तो ये बात आप लिख लीजिए पीछे कॉपी में, अगर आप एग्जाम में सॉल्व करें तो पीछे रफ लिखिए और वहां पर ये वाला जो लाइन है, B.B. रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये लिख लीजिए, उसमें नंबर ऐड कर लीजिए। आपसे भाई साहब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा, ये गारंटी है मेरी, एकदम पूरा 100% आप करके आएंगे। और मेरी गुड विशेस भी आपके साथ है कि आपका जो दिन है, उस दिन जिस दिन पेपर होगा वो दिन मंगलमय हो, है ना। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखिए, कुछ नहीं करना, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर साल इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में घुसा ही देता है, तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। एकदम मेरी बात को गांठ बांध लीजिए और अच्छे से एग्जाम में आपको ये चीजें समझ में आए। चलिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, स्टेट द किरचॉफ्स लॉ। एकदम भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। इन द सेंस ऑफ की स्टेट द किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स लॉ बताइए क्या होता है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, 2 लॉ है किरचॉफ्स के। पहला है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, और दूसरा तो सेकंड ही होगा ना, फर्स्ट और सेकंड। इसको हम लोग केसीएल बोलते हैं और इसको हम लोग केवीएल बोलते हैं। केसीएल का पूरा नाम होता है किरचॉफ करंट लॉ, और इसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। यहां इस टॉपिक से कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हम बताएंगे। क्या बोला कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, है ना। इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, नाम है अलग अलग। क्यों बोलते हैं इसको जंक्शन रूल, पहले लॉ की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोला, स्टेटमेंट इसका क्या बोला, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। मतलब जितने भी सारे करंट एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, सबका अलजेब्रिक सम, मतलब सबके साइन के साथ सम जो है 0 के बराबर होगा। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। यस, सिग्मा आई का मतलब सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है और इस पॉइंट पर सारे करंट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। यस, मान लीजिए ये सारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। I3, I4, I5, I6, I7 सारे करंट इस पॉइंट पर आ रहे हैं। क्या बोल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0, है ना। तो 0 के बराबर होगा। तो अगर हम आने वाले को प्लस मान लेते हैं, क्यों पैसा आता हमारे पास धन बढ़ जाता है, और जाने पर खर्च होता तो माइनस हो जाता। तो इनकमिंग करंट को आप प्लस मान लीजिए, हमने आने वाले करंट को प्लस मान लिया,
जाने वाले करंट को माइनस मान लिया, तो अब इसका सम कीजिए। I1 देखिए आ रहा है, इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए चीटा बन के, तो I1 आ रहा है तो प्लस I1 मान लेते हैं, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पर। I1 I2 देखिए जा रहा है तो माइनस I2 करेंगे। I3 भी देखिए जा रहा है, I4 देखिए आ रहा है, I5 भी आ रहा है, I6 देखिए जा रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस I6 हो जाएगा, और I7 देखिए आ रहा है, इसके बराबर हो जाएगा जीरो के। सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, अलजेब्रिक सम इसलिए बोला कि आने जाने वाले जितने करंट है सबके साइन के लिए। अगर आप इसको अरेंज करें, प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को उस साइड भेज दे, तो वी विल गेट I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I7 बराबर क्या बचेगा, I2 प्लस I3 प्लस I6 बचेगा। ये देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये सारे जितने भी करंट थे क्या थे, इनकमिंग करंट थे, है ना, इनकमिंग करंट थे, इनकमिंग करंट। और जो गए वो कौन सा थे, आउट गोइंग करंट थे। आउट गोइंग करंट मतलब जितने करंट आएंगे उतने ही करंट वापस जाएंगे, दैट इज द जंक्शन रूल। अब अगर किसी दरभंगा जंक्शन या किसी भी जंक्शन पर ट्रेनें आएंगी, जो वो जाएंगी, आएंगी इक्वल टू जाएंगी, तो इसी की वजह से इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि दिस लॉ इज एसोसिएटेड विथ, कौन सा लॉ, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, किसको, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन सी चीजों को फॉलो करता, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कौन, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स रूल यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, या इसी को केसीएल किरचॉफ्स करंट भी बोलते हैं। क्या बोला, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, तो ये चीजें सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं, कौन सा, सेकंड रूल पे। सेकंड रूल बहुत ही आसान है। सेकंड रूल में आपसे ये पूछता है कि क्या होता है किरचॉफ्स। देखिए 2 नंबर में आपको दोनों लिखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक लॉ लिखेंगे उसके बाद नहीं लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, आपसे 2 मार्क्स में पूछेंगे क्वेश्चन, तो किरचॉफ्स क्या बोलेगा, राइट द किरचॉफ्स लॉ या स्टेट द किरचॉफ्स लॉ, तो आपको दोनों लॉ लिखने हैं, ठीक है, दोनों लॉ आपको प्रॉपर लिखने हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में। द अलजेब्रिक सम ऑफ, उसके बाद अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो भी गुड, नहीं बनाते हैं दिखाते हैं तो भी वेरी गुड, लेकिन लास्ट में इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और साथ में एक बात आप लिखना नहीं भूले, द किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ एसोसिएटेड विद किससे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, या एसोसिएट है किसके बाद, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन क्या होता है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एसोसिएटेड होता है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या बोला, केवीएल। केवीएल क्या बोला कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितना भी वोल्टेज होगा सबका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। वहां पर फर्स्ट में क्या था, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और सेकंड लॉ जो है ये क्या बोला, सेकंड लॉ किसको फॉलो करता है, सेकंड लॉ किसको फॉलो करता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता। अगर आप बोर्ड की क्वेश्चन पेपर को देखेंगे पढ़ेंगे पिछले कुछ सालों का, तो आपको इस बात का रियलाइज होगा कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं सारे के सारे कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है। कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता, एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वोल्टेज की बात करेंगे तो एनर्जी की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे तो चार्ज की बात करेगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, किडनी फेफड़ा जिसमें भी आपके पास जगह है वहां पर आप फिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन और है जो कि हम डिस्कस अभी करेंगे, देन फिर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, यूजिंग द थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी को यूज करके क्या निकालना, ओम्स लॉ। ये बात आपसे क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा है,
यूजिंग द थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी को आप यूज करके कौन सा फॉर्मूला निकालेगा, ओम्स लॉ। अच्छा आपको पता होगा ओम्स लॉ क्या होता, V बराबर आई आर, है ना, नहीं पता तो जान लीजिए, V बराबर आई आर पता ही होता, 10th में आपने पढ़ रखा। तो अगर मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो L है, मान लेते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, L है। सपोज कर दीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बात तो हमें पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर हम कैलकुलेट करें हैं तो J बराबर क्या होता है, J इज द करंट डेंसिटी, J इज द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस सिग्मा, दिस J एंड सिग्मा, 6 की तरह आपको दिख रहा है, दैट इज सिग्मा, यस ये सिग्मा, और ये क्या, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा किसी कंडक्टर का अगर लेंथ L है तो उसमें अप्लाइड पोटेंशियल अगर V है तो E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या होती है, V बाय L होती है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर लेंथ होता है। अगर आप इसको देखें, इस एक्सप्रेशन को आप गौर करें तो दिस इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता, I बाय एरिया, है ना, करंट बाय एरिया इक्वल टू द सिग्मा को एज इट इज रहने देते सिग्मा, और E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बाय L। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज निकालें, क्योंकि हमें क्या निकालना, V बराबर IR, तो हम सबसे पहले V को अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें V दिखा, तो V अगर हम अलग करेंगे तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए I इंटू L, और नीचे में डिवाइड क्या कर सकते हैं हम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसके साथ ऐसे, तो I इंटू L हो जाएगा, और नीचे में एरिया इंटू कंडक्टिविटी, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द कंडक्टिविटी, है ना, क्या होता है कंडक्टिविटी। आप अगर गौर करें इस चीज पे तो एक चीज आपको ये V का एक्सप्रेशन निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए V इज इक्वल टू आई है, हमें ओम्स लॉ चाहिए, तो V इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर I दिख रहा, लेकिन L बाय A इंटू सिग्मा कुछ नहीं होता ना, ये कुछ नहीं होता, लेकिन आपको ये भी पता है कि सिग्मा इज द व्हाट, दिस इज द कंडक्टिविटी होता है। सिग्मा क्या होता, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में रिलेशन होता, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, ये रो क्या है, दिस रो इज द रेसिस्टिविटी, ये रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, तो आप रो बराबर लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या, इंटू 1 को हम इसको अलग कर सकते हैं, 1 बाय सिग्मा इज इक्वल टू रो। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिख दे, V बराबर I एज इट इज L बाय A इंटू में, सॉरी I बाय A, और 1 बाय सिग्मा को क्या लिखेंगे, रो, तो रो इंटू L बाय A क्या होता, इट इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, R बराबर रो L बाय एरिया, है ना, रो रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया, R बराबर रो L बाय A क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर देखिए R बराबर रो, इसको आप अरेंज करेंगे तो I इंटू रो L बाय A, दिस रो L बाय A इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं V इंटू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ। क्या है भाई साहब, ये ओम्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे, V बराबर आई आर, आर क्या रेसिस्टेंस, आई क्या फ्लो होने वाला करंट, V अप्लाइड पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर में। तो आपको कुछ चीजें याद रखने हैं यहाँ पर, अगर आपने पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ा ना तो आपके लिए याद रखनी चाहिए। ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा हो पूरा फिजिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक याद होगा। आई होप कि आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप कि आपका जो एग्जामिनेशन बेहतर जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताइए। व्हीटस्टोन ब्रिज, सर इसका नाम क्या, विट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल, ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। ये क्या होता, आप अगर इसके बारे में जानेंगे तो आप ये जाने कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है
ये एक अरेंजमेंट है रेसिस्टर का, 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है जो कि एक दूसरे के अपोजिट आर्म पे वो लगे हुए होते हैं। और इन रेसिस्टेंस से हम 4 रेसिस्टेंस में से 3 रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है, नोन होती है, और एक अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इस तरह से बना होता है, लाइक दिस। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इस तरह से ये 4 रेसिस्टर होते हैं, ये 4 रेसिस्टर ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और ये रेसिस्टेंस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और ये जो सेल, ये जो पॉइंट है, ये सेल से कनेक्टेड होते हैं। किस चीज से? सेल से कनेक्टेड होते हैं। ये अगर आप मान लीजिए दिस ए पॉइंट और दिस बी पॉइंट, दिस सी पॉइंट, दिस डी पॉइंट, ये अगर आप R1 माने, ये R2, दिस R3, दिस R4, ये 4 रेसिस्टेंस गिवन होते हैं। और चारों रेसिस्टेंस की वजह से ये क्या होता है, चारों रेसिस्टेंस में एक कोई वैल्यू जो होती है वो अननोन होती है, बाकी 3 की वैल्यू नोन होती है। आप अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। आप अरेंजमेंट R1, R2, R3, R4 भी कर सकते हैं। आपका जैसा दिल कर अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो R2, R3, R4 कर सकते हैं। R1, R2 सीक्वेंस में आपका रहेगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ से I1 प्लस I2 करंट गया, मान लेते हैं यहाँ से I1 प्लस इस सेल से अप्लाई जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, ऐसे करंट निकला I1 प्लस I2, यहाँ से करंट डिवाइड होगा क्योंकि 2 रास्ते, 2 मुसाफिर अलग अलग डगर पर चलेंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए I1 करंट पास करा और यहाँ से I2 पास करेगा, यही सेम करंट यहाँ से पास करेगा I1 और यहाँ से सेम करंट पास करेगा I2। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें पास नहीं करेगा क्या? देखिए यही एक कंडीशन है। क्या बोला? व्हीटस्टोन ब्रिज यहीं पर आकर अगर बैलेंस्ड कंडीशन पर हो जाए, क्या हो जाए? बैलेंस्ड कंडीशन में हो जाए तो इस गैल्वेनोमीटर Ig से जो करंट पास होगा, दिस Ig इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। अगर वो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलेगा? ये बैलेंस कंडीशन में है। अब जब बैलेंस कंडीशन में है वो है, तो बैलेंस कंडीशन में कब होगा दोस्तों? इस पे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग फॉर्म में, हम उधर डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम क्लू बना देते हैं। बैलेंस कंडीशन में हो जाओ जब अपोजिट आर्म का रेशियो बराबर होगा, तब ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। और जब ये हम मान के अभी चल, दिस इज द बैलेंस कंडीशन, ये क्या, हम इसको क्या मान के चले? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, और ये जब बैलेंस कंडीशन में है तो ऑफ कोर्स इसका अपोजिट आर्म का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, आप इसको यहां पर ये कर सकते हैं, जब इससे फ्लो होने वाला वैल्यू ही 0 हो तो करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम साथ हो या ना हो, है ना। ये चीजें आप सुना होगा आपने ये गाना। तो ये रहे ना रहे, इसको आप रिमूव करके आप सॉल्व करते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस पर। नीट जेई की एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं एग्जाम, इधर बोर्ड के लिए आपको बस इसके बारे में लिखना होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता। अच्छा देखिए, जब ये दोनों करंट ही फ्लो 0 हो जाए तो इसके बीच का पोटेंशियल और इसके बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाता है ना। वाटर का फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब सरफेस बराबर है, यहाँ भी वाटर, सेम वाटर, ऊंचा नीचे हायर लेवल टू कभी भी फ्लो होता, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक करंट फ्लो। यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं, एकदम करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब पोटेंशियल एट सी पॉइंट VC इज इक्वल टू VD हम लिख सकते हैं भाई साहब, एकदम प्योर श्योर 100% लिख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि VC दोनों साइड हम क्या करें, माइनस कर दे, कौन सा? VC इक्वल टू VD होता, क्योंकि यहाँ का, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो इस पर का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू दिस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो अगर VC बराबर VD हो जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, VC माइनस VA, दोनों साइड हम VD माइनस VA, तो इसका पोटेंशियल हम माइनस कर दे, ऐसा हो सकता है। हम दोनों साइड पलटी मार दे, क्या
वी ए माइनस वी सी मल्टीप्लाई कर दे माइनस से, तो क्या वी ए माइनस वी डी हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। कर सकते हैं भाई मेरे। जब करंट ही फ्लो नहीं हुआ, दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो बराबर है, तो वी सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर। क्या हम इसको दोनों तरफ माइनस कर देना, किसी के पेट में कोई दर्द होगा, कुछ भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस नंबर से इधर माइनस करे उसी नंबर से इधर भी तो माइनस करे, दोनों वैल्यू बराबर है। मान लीजिए 100 बराबर 100, 100 बराबर, आप 2 इधर माइनस करा, इधर भी 2 माइनस करे, तो तब भी तो दोनों बराबर ही है कि नहीं है? आप इधर 2 करें तो 4 करो तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हमने दोनों ए और ए इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब इस दोनों के बीच, इस पॉइंट इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखिए V बराबर आई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा, क्लियर। और इसका पोटेंशियल VC माइनस VD कितना हो जाएगा? ये I2 I3 हो जाएगा। आप अगर इसको ऐसे लिखे I1 बाई I2 इक्वल टू R3 बाई R1, दिस इज द क्या हो जाएगा? ये एक वैल्यू हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या यहाँ पर आप देखिए, दूसरा वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे? VC बराबर VD लेंगे, तो VC माइनस VB, हम B वाले पॉइंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी VD माइनस VB कर देंगे, दोनों पॉइंट को हम माइनस कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? अब क्या हम ऐसे कर सकते हैं? VB माइनस VC और VB माइनस VD कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग कंडीशन में हम माइनस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, अब देखो यहाँ पर VB माइनस VC बराबर VB माइनस VD, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? I1 R2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना? V बराबर आई आर, तो I2 करंट फ्लो हो रहा है, इससे I4, तो हम क्या लिख सकते हैं? I2 R4, है ना। आप इसको सॉल्व करें, I1 बाई I2 बराबर R4 बाई R2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करोगे, अगर यहाँ पर देखो इक्वेट करो दोनों को, जिस I1 बाई I2 दोनों बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? R3 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R2। देखिए अपोजिट आर्म का रेशियो बराबर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। R1 बाई R4 ये बराबर, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके जैसा आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं R1 बाई R2, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? R1 बाई R2 बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? R3 बाई R4। ये भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक अलग वे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा इसका यूजेज बताइए, तो इससे अननोन रेसिस्टर हम फाइंड करते हैं, और अगर व्हिटस्टोन ब्रिज नॉर्मल, लेकिन आप बोलेगा क्या कि व्हिटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ्स लॉ घुसेड़ देगा, क्या करेगा? किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। तो ये जो किरचॉफ, तो आप इसको पूरा एक्सप्रेशन लिखिएगा, ये क्योंकि जो कंडीशन है आपको यहाँ पर साथ में किरचॉफ्स लॉ के, क्योंकि इससे जो पास होने वाला करंट सामो सिग्मा I बराबर 0, ये सारी चीज एक्सप्रेशन के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार है, समझ में आ हो पाया होगा आपको। इसके बारे में लिखना, इसको कनेक्ट करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं, AB पॉइंट को बैटरी से, CD पॉइंट को गैल्वेनोमीटर से प्रोवाइड करते हैं। R1 R2 अपोजिट आर्म में से कोई एक का रेशियो क्या होता है? अननोन होता, बाकी 3 का जो वैल्यू होता वो क्या होता? वो नोन वैल्यू होती है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर था आपको बहुत ही मजा आया होगा। लाइक करते वीडियो जल्द से बनाते, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो जरूर लाइक करके जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो आपको पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर कि फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। क्या चीज है? पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसके हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए इसके हेल्प से हम दो जो सेल्स है उसके ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। अननोन जो कि आप बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम मेजर कर सकते हैं।
बाय द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक वायर होता है ए और बी, ये जो ए बी आपको पॉइंट दिख रहा है ये वायर है। इस वायर का में आप देखें एक सेल लगा होता है, दैट इज द ड्राइविंग सेल। इस ड्राइविंग सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राइविंग सेल है ये कनेक्ट होता है ए पॉइंट से जो कि वायर से, और बी पॉइंट एक ये जो आपको दिख रहा ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। और एक स्विच से कनेक्ट होता है जो कि ये बी पॉइंट पर आकर खत्म होता है। और उसके बाद दो ईएमएफ यहाँ पर जिसका हम सेल का ईएमएफ जो दो सेल होता है जिसका ईएमएफ E1 और E2 है, जिसका अगर ईएमएफ हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर क्या बोले ईएमएफ ऑफ टू सेल्स जो कंपैरिजन करेंगे, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस दोनों सेल का हम यहाँ पर लेते हैं। तो दो सेल्स कनेक्ट होते हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्ट होते हुए पॉइंट ए पर जाता है, और दोनों का नेगेटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला चीज वो होता है पॉजिटिव, और जो छोटा वाला टर्मिनल वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दोनों का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से स्विच K1 K2 से कनेक्ट होते हैं गैल्वेनोमीटर से। ये जो गैल्वेनोमीटर का ये जो क्या है सर्च पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम देखेंगे इस ये जो क्या है ये जॉकी, ये क्या है J4 जॉकी, ये जॉकी है। इस जॉकी को हम इस वायर पर जो AB वायर है इस वायर पे हम आगे पीछे इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए जहां पर जिस पॉइंट पर आकर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, मतलब उससे करंट फ्लो होता है वो जीरो हो जाए, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जिस पॉइंट पर हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बैलेंस पॉइंट बोलते हैं, जहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता कंस्ट्रक्शन वर्किंग। और अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखें तो E1 बाई E2 L1 बाई L2 आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन का हल करके ले सकते हैं। हमने सारी चीजें बता दिया क्या कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम क्या करते हैं किसी भी सेल का अननोन जो सेल है उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उसी सेल का हम ईएमएफ ऑफ जो सेल है उसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं या उसका हम फाइंड कर लेते हैं। वर्किंग आप देखेंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये आप बनाइएगा। इसमें ड्राइविंग सेल विद कनेक्टेड विद द पॉइंट ए क्या ए बी एक वायर है कंडक्टिंग वायर, इसका जो लेंथ होता है ये जो लेंथ यहाँ पर बच गया इसका लेंथ कुछ भी होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये वैल्यू जहां पर आप सर्च पॉइंट पे एक को इस कंडीशन में एक को करेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे, दूसरे वाले को स्विच है आपके पास K1 K2 और फिर इसको ऑफ करके दूसरा हम सर्च पॉइंट फाइंड करेंगे। मान लीजिए एक का सर्च पॉइंट जो वहां पर बैलेंस पॉइंट मिला L1, सेकंड वाले को देखा तो L2, तो दोनों का EMF E1 E2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाय L2 के। अगर आपको E1 फाइंड करना है तो E1 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं L1 बाई L2 इंटू क्या EMF ऑफ E2। ठीक है, अब E2 निकाला तो आप अलग अलग तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन के अलावा अगर आप देखेंगे तो इस चीज आप याद रखें कि आपको याद रहेगा कि अगर रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और अगर रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे भी कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आ गया तो आप इसको आपसे बच जाएगा। ठीक है, रेसिस्टर देखिए अगर सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में रेसिस्टर को ऐड किया है तो मान लीजिए लाइक दिस R1 और R2, और अगर पैरेलल में इसको कनेक्शन किया है, पैरेलल कनेक्शन है लाइक दिस R1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, ये पैरेलल में है तो सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है सेम R1 प्लस R2, आपने 10th में इसको पढ़ा होगा। और पैरेलल में क्या होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये बहुत आसान एक वेरिएशन वाला फॉर्मूला होता है कि लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए चेंज हो गया R2 बराबर R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि एक लंबाई थी रेसिस्टर था या कंडक्टर था, उसका जो लंबाई मान लीजिए L1 था
और उसको हमने खींच के HSP मेथड से हमने उसकी लंबाई को चेंज कर दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो L2 हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R2 बराबर R1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है, जो आप इसको बार बार एक बार में समझ मिले तो बार बार इस वीडियो को देखते हैं बार बार, ताकि आपको जो जो चीज़ें हैं ना आप इतना भी करके जाए तो आई होप कि मैक्सिमम चीज़ें आपसे एग्जाम में बन जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में सारी बात बताई। एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है ना। ओम होता है रेसिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है वो ओम होता है, दैट इज द ओम, इस ओमेगा से डिनोट करता है। तो आई होप कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर बनेंगे यहाँ से, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से सारे बन जाएंगे, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को फॉलो जरूर करें और लाइक करके जाए दोस्तों, लाइक करके जाए। मिलते हैं फिर आपसे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का एक कंबाइंड वीडियो आपके सामने जल्दी आपको मिलेगा। हर चैप्टर का हम लेकर आएंगे, फिर ऑप्टिक्स का, फिर मॉडर्न फिजिक्स, और फिर AC की जितने सारे लेक्चर जल्दी आपसे एग्जाम तक आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।